नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को सभी को ज्ञात है कि इसका नवंबर में फॉर्म आया था। 8 तारीख से फॉर्म भरा गया था और 28 तक भरा गया था और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो जनवरी थी। बट मुझे पता था इसका परीक्षा इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, लेकिन परीक्षा अब कभी भी हो सकती है, तो आप लोग एकदम तैयार रहिए। मैं इसमें आपकी कुछ इस लिए हेल्प कर सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार इस परीक्षा में बैठ चुका हूं। तो जाहिर सी बात है, आप हमसे कुछ जानकारी लेकर के परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं और हो सकता है आप इसमें सिलेक्शन पा जाए। 186 पोस्ट है, जनरल के लिए 79, ओबीसी के लिए 47 सीट है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 18 और एससी के लिए 37 और एसटी के लिए 5 सीट का निर्धारण किया गया था। बीकॉम केवल क्वालिफिकेशन है। पहले बहुत पहले जब आता था तो क्या वो लेवल के साथ आता था, बट कैंडिडेट ना मिलने की वजह से बाद में इसमें कंप्यूटर का एक पेपर करवाया जाने लगा। अब आते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, जिसको ध्यान से आपको देखना है कैसे आप इस परीक्षा में कुछ अच्छे स्कोर ला सकते हैं। और अगर आप ऊपर वाले ने साथ दिया और सबका आशीर्वाद रहा और आपकी मेहनत रही तो ज़रूर इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो कंप्यूटर का पेपर होता है ये बहुत ज़रूरी है इसको क्वालिफाई करना। अगर इसमें आप 25 क्वेश्चन नहीं कर पाते, यानी 50% अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो आने वाले जो 150 अंक हैं वो जचेंगे ही नहीं। मतलब वो उसका कोई मतलब नहीं, ये क्वालिफाइड कंपलसरी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैथ के बारे में बात करें, हिंदी और इंग्लिश प्लस अकाउंटिंग के बारे में, तो कुछ इस तरीके से 25-25 क्वेश्चन करके आते हैं। और अकाउंटिंग और ऑडिट यानी कॉमर्स से लगभग 75 प्रश्न ही आते हैं। पहले ये संख्या जब यूपीपीसीएल का पहले हुआ करता था तो यहाँ पे इनकी संख्या 15-15 हुआ करती थी और 105 यहाँ पे आता था। बट अब जो है 75 इसका आता था। हिंदी इंग्लिश का 25-25 और मैथ का भी 25 आता है। तो इसमें कम से कम 50% अंक पाना अनिवार्य है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो आगामी जो द्वितीय भाग होता है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो ज़रूरी है कि कंप्यूटर को आप क्वालिफाइड करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता चाहे जितना अंक आप लेके आओ। तो ये ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के सवाल होते हैं, मैथमेटिक्स और कॉमर्स से होते हैं। इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो जनरल हिंदी और इंग्लिश है इसको तो आप ग्रामर से आप रिकवर कर सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पे जो है हिंदी का तो सवाल गलत नहीं होना चाहिए अगर हिंदी से है, और इंग्लिश अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो ठीक ही है। कम से कम यहाँ पे अच्छा स्कोर आप करके जाइए। मैथमेटिक्स से अर्थमेटिक्स से मैक्सिमम सवाल आता है। बट क्या हुआ था, जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कई ऐसे सवाल थे कि जो कि काफ़ी कठिन थे। यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर बात करें, ऑडिट और इनकम टैक्स से, तो जहाँ से सवाल ज़्यादा बनता है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर अकाउंटिंग की बात करूँ तो दोस्तों, अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में जो ये सिलेबस है, चाहे वो ट्रेडिंग एंड पीएल का है और उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, सेल्फ बैलेंसिंग फिगर का है, लेजर का है, कैपिटल रेवेन्यू का है, ये सारे जितने भी हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से मैक्सिमम सवाल अभी तक मैंने देखा है। मैं कई बार इस परीक्षा में शामिल हो चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी सवाल 3-4 तो उठ ही जाते हैं। रेक्टिफिकेशन एरर और बैंक रिकॉन्सिलेशन से अच्छे खासे सवाल आते हैं इन दोनों से। तो कभी कभी मुझे लगता है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन, रेक्टिफिकेशन एरर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर कोई पढ़ ले तो अच्छे खासे, मतलब अगर 20 सवाल आए हैं तो 10 सवाल तो यहीं के होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग का जो भी है और ट्रेडिंग बैलेंस शीट का और ये इसके क्लासिफिकेशन, इसको आप जो है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ के जाइए तो अच्छा रहता है। यहाँ से सवाल उठता है। उसके बाद में सवाल तो यहाँ से काफ़ी अच्छे उठते हैं, आप इनको फोकस करिए, सभी आने चाहिए। बट यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग पीएल हो गया, यहाँ पे जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, और उसके बाद में जैसे डिप्रिसिएशन हो गया,
जो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गए और यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन रेक्टिफिकेशंस, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। यहाँ से फिर अच्छे स्कोर आप ला सकते हैं। ऑडिट में देखिए यहाँ पे बहुत मैं इम्पोर्टेंट बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन से बहुत सारे सवाल उठते हैं, बिल्कुल उसको ध्यान से देखिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा, पूरी किताब चाट के मत जाइएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है, कुछ मिलने मिलवाने वाला होता नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग बाउचिंग और वेरिफिकेशन को जितने अच्छे तरीके से समझ सको उतने अच्छे तरीके से आप जान पाओगे। हो सके तो ग्रेजुएशन की बुक से ही पढ़ना, और बुक नहीं मिल रही है तो आप एक काम करना, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की वेबसाइट पे जाना। वहाँ पे ICAI वो जो ICAI की वेबसाइट है वहाँ पे IPCC अब इस समय जो है इंटरमीडिएट के नाम से है, वहाँ पे जो अकाउंटिंग की फ्री PDF होती है वहाँ से ये आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देखिए राइट ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से भी काफ़ी सवाल उठ जाते हैं और इसमें से अच्छे खासे सवाल ऑडिट में आते हैं। तो ऑडिट में केवल 3 ही बेसिक तो जानना ही चाहिए, बट यहाँ पे B और C को अच्छे तरीके से करके जाना, यहीं से मेन सवाल आने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम इनकम टैक्स की बारे में बात करें तो इनकम टैक्स में जो मैक्सिमम सवाल आते हैं वो TDS से आते हैं, इसमें कोई सोचना ही नहीं। अगर आप TDS करके जाते हो तो मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं है, और TDS को बेहतर ढंग से पढ़ के जाइएगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में इंटरमीडिएट में जो इनकम टैक्स की बुक आती है वहाँ से TDS को प्रिंट कर लेना, और वहाँ से अच्छा खासा आपको काम मिल सकता है। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड भी करवा सकता हूँ इन सारी चीज़ों का PDF, और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप स्कोर कर सकते पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही कोई इनकम टैक्स की बुक है उसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ये सारी चीज़ें रहीं वहाँ पे। अब हम आते हैं मेन चीज़ जो है वो कंप्यूटर क्वालिफाई करना। अब देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर क्वालिफाई है यहाँ पे लिखा है DOEC O लेवल, बट O लेवल तो हम कह सकते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है कभी कभी। अब ऑनलाइन होने की वजह से किसी टाइम में अच्छे पेपर आते हैं जिसमें स्कोर हो जाता है, और किसी टाइम में काफ़ी कठिन लग जाता है। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ तक देखा है कि PPT प्रेजेंटेशन जो आप करते हैं पावर पॉइंट का PPT अच्छे करके जाइए। यानी अगर आप MS ऑफिस का PPT अच्छे से करके जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, तो वहाँ से अच्छे खासे सवाल उठ ही जाते हैं, क्योंकि PPT का इस्तेमाल मैक्सिमम होता है। तो PPT मतलब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ से आप पावर पॉइंट जो देखें और 2019 या 19 के बाद का ही पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहीं से सवाल मैक्सिमम आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ को आप कवर करके जाइएगा। जैसे इंसर्ट की हर चीज़ को, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, इनका क्या काम है, ये सारी चीज़ें आप, ट्रांजिशन कहाँ मिलता है, एनिमेशन का क्या काम है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ के जाइएगा। और यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जहाँ पे PPT के बारे में 10 सवाल मैंने कभी देखा है, 10 सवाल तक PPT से आ जाते हैं। उसके अलावा जो है C लैंग्वेज का पहले आता था, अब नए सिलेबस में क्या है कि जानते हैं पाइथन आ चुका है, बट अभी तक पाइथन के कोई सवाल इसलिए नहीं आए क्योंकि इसके बारे में अभी इनको सिलेबस के बारे में यहाँ पे केवल O लेवल लिखा है, और C लैंग्वेज के सवाल दिखा करते थे पहले। और उसके अलावा देखिए ऑफिस के काफ़ी कुछ आप सॉल्व करके जाइएगा, जिसमें से थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, जिसमें आप क्या कहते हैं एक्सेल को अच्छे तरीके से थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन PPT के बारे में मैं कह रहा हूँ देख के बिल्कुल जाइएगा। और उसके अलावा इंटरनेट और की सिक्योरिटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जिसमें नेटवर्किंग का काम हो, कंप्यूटर हार्डवेयर साथ में नेटवर्किंग का काम हो, उसको अच्छे तरीके से पढ़ चाहिए आपको। और इंटरनेट में जितनी भी चीज़ें आती हैं नेटवर्क में, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं इतने में ही। अब देखिए जहाँ पे पाइथन और C लैंग्वेज की है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको आता है तो उसको सॉल्व करके जाइए। बट क्या है कि अगर उसकी बेसिक को में ही आपको प्रॉब्लम होती है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंटरनेट को पढ़ के और MS ऑफिस को पढ़ के अच्छा स्कोर ला सकते हैं।
क्योंकि ये इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे देखिएगा कंप्यूटर पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बट यहाँ पे मैं कुछ डेमो के लिए आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 2-3, जिससे आप देख पाएँ कि कंप्यूटर में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में जो सवाल पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये परीक्षा हुई थी तो यहाँ पे देखिए डॉट नेट से सवाल पूछा गया, बट डॉट नेट का और यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज का सवाल पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट से सवाल पूछा गया, ये 2016 का, और ये 19-20 में पेपर हुआ था। तो अब जो है 19 से ही सवाल आ रहे हैं। ये देखिए पावर उसका क्या कहते हैं सवाल जो है ये क्या कहते हैं सी लैंग्वेज का है। और इसके अलावा इस तरीके से देख सकते हैं सी लैंग्वेज से काफ़ी सवाल आते हैं। देखिए ये जो है एक्सेल का है, तो इस तरीके से एक्सएमएल का सवाल है। तो इस तरीके से है, मैं इसको कम्प्लीटली ये भी देखिए सी लैंग्वेज से सवाल है। तो ये इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, बट मैं पीडीएफ में दे दूंगा, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सी लैंग्वेज में इसी तरीके के सवाल पूछे गए हैं। सी लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छे खासे भी सवाल आते हैं, और यहाँ पे देखिए इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे टोपोलॉजी से लिया गया था, और टोपोलॉजी से यहाँ पे भी इस तरीके से देखिए जो ये है क्या कहते हैं आईपी एड्रेस से है, आईपी एड्रेस से भी हमेशा सवाल कुछ ना कुछ उठ ही जाता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। सी लैंग्वेज का सवाल है, और उसके बाद में देखिए यूनिक्स का भी सवाल इस टाइप का भी उठ गया है यहाँ पे। और नेटवर्क में देखिए नेटवर्क से संबंधित सवाल, और उसके बाद में देखिए आपको मल्टीमीडिया से संबंधित सवाल मिल रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपका जो मानक आवृत्ति है ये किस पे काम करता है इसके बारे में सवाल मिला है। और उसके बाद में ब्रॉडबैंड, ये सारी चीज़ें आप देखिए सी लैंग्वेज से इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सवाल मिले हैं। तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, इन सब का देख लीजिएगा। नीचे आपको अन्य के भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पुरानी परीक्षाओं में, तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए 12-13 और उसके बाद में 15 के बाद में आपका फिर से क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी आ गया, इंग्लिश के बाद हिंदी आ गया। तो पहले 15-15 ही आते थे, अब लेकिन 25-25 कर दिया गया। पहले 105 नंबर का जो होता था अकाउंट से संबंधित, अकाउंटेंसी से संबंधित, जिसमें अकाउंटेंसी होती थी और ऑडिट होता, साथ में इनकम टैक्स होता था, उससे सवाल पूछे जाते थे, बट अब नहीं है। और वैसे इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 50 पे के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे 11 के बाद देखिए इसके बाद में 25 तक आएगा, और 25 के बाद में फिर देखिए हिंदी आएगा। उसके बाद में देखिए चेंज हो गई चीज़ें, तो 25-25 करके आने लगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से है। तो मैं इन सारी चीज़ों को दे दूंगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ सरल सवाल है, तो कभी कभी लोगों को सरल मिल जाते हैं, लेकिन पीपीटी करके जाइएगा, क्योंकि देखिए इसमें मेरे पास पीडीएफ मिल नहीं रही है। जो पिछली बार परीक्षा हुआ था उसमें पीडीएफ से पीपीटी से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे हर जगह, और पीपीटी से सवाल ज़रूर मिलते हैं एमएस ऑफिस से। तो यहाँ पे एमएस ऑफिस को अच्छे तरीके से करके जाइएगा, पावर पॉइंट से करके जाइएगा, नेटवर्क से करके जाइएगा, ये सारी चीज़ें आप करके जाइएगा। और साथ में मैं ये तीनों पीडीएफ दे दूंगा, इसको डाउनलोड करिएगा और अपनी बातें बताइएगा, क्योंकि यूपीपीसीएल में ये जॉब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ लगभग अब देख लीजिए 100+ ही जाएगी, क्योंकि कट ऑफ अब ये मान सकते हैं कि लगभग 115 के ऊपर ही कट ऑफ जा रही है। मतलब जानती है तभी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ 110 के आसपास। तो क्योंकि पिछली बार भी मैंने ये देखा था 105-7 के ऊपर गई थी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, उसमें ये मत कहिएगा कि इतनी नहीं इतनी गई थी। तो कुल मिला के 100+ ही गई थी, लेकिन 110 के ऊपर अगर आ रहा है आपका स्कोर तो कुछ अच्छा हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि कंप्यूटर को आप अच्छे तरीके से करिएगा, तभी कुछ हो पाता है, नहीं तो इसमें से चाहे जितना। अब यहाँ पे स्कोरिंग के लिए आप टैक्स को अच्छे तरीके से, टीडीएस को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, करिएगा कि अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड आप डिटेल चाहते हैं और इसके पूरे सिलेबस से डिटेल चाहते हैं कि कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा, वो सारी चीज़ें बताइएगा, तो मैं एक वीडियो बना करके आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा। बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना,
तो वो आपके लिए रेफरेंस के लिए होगा। बट आपकी जो प्योर बुक है, जो आपने ग्रेजुएशन किससे किया है, अगर वो बुक है तो सबसे बेस्ट है। अन्य किताबों के पीछे मत लगिएगा, उसी में लाइन करिएगा, उसी को पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये कैसा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।